मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर इंटरमीडिएट साल अव्वल की ऑब्जेक्टिव में आने वाली 4 बड़ी इस्तिलाहात के बारे में आपको ब्रीफ़ किया जाएगा। इंतहाई इख्तिसार के साथ आपका बहुत ही कम वक्त इस्तेमाल करते हुए ये 4 इस्तिलाहात मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़ आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए बिला ताख़ीर लेक्चर का करते हैं। अज़ीज़ तलबा, मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़ समझने के लिए आप सबसे पहले अपनी किताब में हिस्सा गज़ल को खोल लें और हिस्सा गज़ल आपकी इस किताब में सफ़ा नंबर 97 पर है। और सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ आपकी किताब में मीर तकी मीर की गज़ल शामिल है। अज़ीज़ तलबा, हमेशा याद रखिएगा कि मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़ समझने के लिए सबसे पहले आपको तरतीब जहन में रखना होगी। याद रहे कि सबसे पहले आप रदीफ़ को समझेंगे तो आपको काफ़िया समझ आ जाएगा, और जब आपको काफ़िया समझ आ जाएगा तो आपको मतला भी समझ आ जाएगा। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम रदीफ़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ आप ये देखें, कोई भी गज़ल आप निकाल लें, उस गज़ल के अंदर आप नोट करें तो हर शेर का आखिरी जो लफ्ज़ है या एक से ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो आपको हू बहू दिखाई देंगे। आप यहाँ पर आप देखें, पहली गज़ल में लफ्ज़ का हर शेर के आखिर में। अज़ीज़ तलबा, याद रहे कि यहाँ शेर की बात हो रही है, यहाँ पर मिसरे की बात नहीं हो रही। एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, तो आपने हर शेर का दूसरा मिसरा देखना है। आप यहाँ मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि हर शेर के आखिर में एक लफ्ज़ ऐसा है या एक से ज़्यादा अल्फाज ऐसे हैं जो बिल्कुल हू बहू सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। अज़ीज़ तलबा, जो अल्फाज हर शेर के आखिर में रिपीट होते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। आर से रिपीट और आर से ही रदीफ़। तो आप ये एक रट्टा लगा लें, इसको समझ लें कि हर शेर के आखिर में आने वाले हू बहू आने वाले अल्फाज, मिन्नोअन आने वाले अल्फाज, सेम टू सेम दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहा जाता है। आप कोई भी गज़ल देख लीजिए, आप हैदर अली आतिश की गज़लियात का मुतालिया करें तो उसके अंदर भी आप देखेंगे बहार राह में है, राह में है, राह में है, ये तमाम अल्फाज रदीफ़ कहलाएंगे। इसी तरह दूसरी गज़ल में आप देखेंगे तो करते 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 के जो अल्फाज हैं ये सेम टू सेम आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा इन्हें रदीफ़ कहा जाएगा। जब आप रदीफ़ को समझ लें तो अज़ीज़ तलबा, ये जहन में रखें कि जो रदीफ़ से पहले मिलते जुलते अल्फाज हैं उन्हें हम काफ़िया कहते हैं। नोहा गरी, सफ़री, बेदाद गरी, शीशा गरी और चिरागे सहरी। इसी तरह एकाश रदीफ़ है तो उससे पहले बहार, एक बार, शुमार, निसार और शार, ये अल्फाज कवाफ़ी कहलाएंगे, काफ़िया की जमा कवाफ़ी कहलाएंगे। इसी तरह अगर आप ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल में देखेंगे या किसी भी गज़ल में आप उर्दू की गज़ल में देखेंगे तो आपको सबसे पहले रदीफ़ की निशानदही कर लीजिए। राह में है, ये रदीफ़ है, तो रदीफ़ से पहले वाले जितने भी सेम मिलते जुलते अल्फाज होंगे, जिनकी आवाज़ मिलती जुलती होगी, जैसे बहार, इसी तरह दियार, इसी तरह परवुर्दगार, इसी तरह शजरे सायादार, हज़ार और खार, ये तमाम अल्फाज कवाफ़ी कहलाएंगे। आप दूसरी गज़ल में देखिएगा तो लफ्ज़ गुफ्तगू, आरज़ू, जुस्तजू, रफ़ू, ये तमाम अल्फाज कवाफ़ी कहलाएंगे। और इनके बाद जो हू बहू दोहराए जाने वाले अल्फाज हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं। तो किसी भी गज़ल के तमाम अशार के आखिर में हू बहू दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं, और उनसे पहले जो मिलते जुलते हम आवाज़ अल्फाज आते हैं उन्हें हम काफ़िया और काफ़िया की जमा कवाफ़ी कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, अब वापस मीर तकी मीर की गज़ल में आ जाइए, या कोई भी गज़ल आप अपने सामने रख लें। आप नोट करेंगे कि ये रदीफ़ और काफ़िया ये पहले शेर के दोनों मिसरों के आखिर में पाया जाएगा। यहाँ पर भी आप देखें, रदीफ़ का लफ्ज़ काफ़ मौजूद है और पहले शेर में भी लफ्ज़ काफ़ अलिफ का मौजूद है। इसी तरह नोहा गरी, ये काफ़िया है और इससे मिलता जुलता लफ्ज़ ताजवरी, ये भी पहले शेर के पहले मिसरे के अंदर मौजूद है। तो ये जहन में रखिएगा हमेशा कि रदीफ़ और काफ़िया
پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ہوگا، جبکہ باقی تمام اشعار کے صرف دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف اور قافیہ پایا جائے گا۔ لہٰذا ردیف میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ردیف تمام اشعار کے آخر میں آنے والے سیم ٹو سیم الفاظ کو کہا جاتا ہے، جبکہ ان سے ردیف سے پہلے آنے والے ملتے جلتے الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے یا قوافی کہا جاتا ہے، اور ردیف اور قافیہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں پایا جائے گا۔ اور عزیز طلبہ، اسی شعر کو مطلع کہتے ہیں جو غزل کا پہلا شعر بھی ہو اور اس کے دونوں مصروں کے اندر ردیف بھی موجود ہو، قافیہ بھی موجود ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف بھی ہے اور قافیہ بھی ہے، تو یہ شعر مطلع کہلائے گا۔ اسی طرح دوسری غزل کے آخر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اے کاش اے کاش پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ہے، بہار اور قرار پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیے موجود ہیں، اور عزیز طلبہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں کے اندر قافیہ بھی ہو، ردیف بھی ہو، اسے مطلع کہتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں کے اندر ردیف بھی آئے، وہ الگ بحث ہے۔ آپ فی الحال اپنے پیپر پوائنٹ آف ویو سے صرف اتنا سمجھیں کہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہو، ردیف بھی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مطلع کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ یہاں تک مطلع اور قافیہ اور ردیف کی بحث ہو گئی۔ آپ ایک اور غزل میں ملاحظہ کیجئے۔ سب سے پہلے آپ ردیف کی نشاندہی کریں، راہ میں ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ردیف پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ہوگی، اور اس کے بعد جو اس کا قافیہ ہے وہ بھی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ہوگا، اور یہی پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ اور یہ تمام غزلیات کے اندر یہ اصول سیم ہوگا، ایک جیسا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں مقطع کی طرف۔ عزیز طلبہ کوئی سی غزل نکال لیجئے، ہم میر تقی میر کی غزل پر واپس چلتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ آپ دوسری غزل بھی ملاحظہ کیجئے۔ عزیز طلبہ اگر غزل کے آخری شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے ہم آخری شعر ہی کہیں گے، اسے ہم مقطع نہیں کہہ سکتے۔ مقطع کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شاعر کا نام بھی ہو، تو آپ دوسری غزل کے آخری شعر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آخری شعر کے اندر شاعر کا نام نہیں ہے، لہذا یہ شعر مقطع نہیں کہلائے گا، یہ شعر صرف آخری شعر کہلائے گا۔ اسی طرح حیدر علی آتش کی غزل ملاحظہ کیجئے، اس کا آخری شعر جس کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے یہ مقطع کہلائے گا۔ اسی طرح حیدر علی آتش کی دوسری غزل کا آخری شعر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اسے ہم مقطع کہیں گے۔ جبکہ آپ کی غزل کے اندر آپ دیکھیں گے تو فیض احمد فیض کی جو دونوں غزلیں ہیں ان کا آخری شعر جب آپ ملاحظہ کریں تو ان دونوں اشعار کے اندر، آخری اشعار کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، تو ہم اسے آخری شعر تو کہیں گے، ہم اسے اس شعر کو مقطع نہیں کہہ سکتے۔ عزیز طلبہ امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ کو مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف سمجھ آ چکے ہوں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔